Hello everyone, welcome to Nursing Booster once again. Welcome to Powerhouse MCQ classes. I hope my audio and video is audible and visible to all of you. Please give me a confirmation if it is visible to you all. I'm waiting for responses. Hello, hello, mic check. Mic check. Okay, can you hear me? Can you hear me? Hello. Okay, all right. So, welcome to नर्सिंग बूस्टर पावर हाउस एमसीक्यू क्लासेस ऑल ऑफ यू। एक नए आगाज के साथ एक नई शुरुआत करते हैं और अब हमने नर्सिंग बूस्टर ने लॉन्च किया है पावर हाउस क्लासेस। यस, जिसके अंदर आपको पावर और हाउस दोनों मिल रहे हैं, वो भी एक ही जगह पे पावर पैकेट धमाके के साथ में, है ना। सो आई होप my voice is not in repetition. All of you are listening it. It is audible to all of you, right? There are no confusions. Cool. Yes, technical team, please do let me know if there is any glitch in my audio or video in between, or if there is any network issues also. So, तो हमने शुरुआत की थी नॉर्सेट 1 से। 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और अब हम 10वें नॉर्सेट तक पहुंच चुके हैं दोस्तों। तो the level of questions and the level of exam and the level of your competitors is this much. And if you are here, here or here, you have to match this in order to get the rank AIR 1, 2, 3 till 100 or whatever rank you are aiming for. All right. तो आप सबने क्या करना है, कोशिश करते रहनी है, चाहे आप 1 से लगे हुए हैं, चाहे आप आज 10 तक पहुंच गए हैं, पर आपको उम्मीद नहीं खोनी है और आपको कोशिश करते रहनी है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। होती है क्या? कभी नहीं होती। बिकॉज सक्सेस गिव्स यू समथिंग बट फेलियर्स गिव्स यू लेसन्स which you can learn and transfer to others throughout your life. Okay, so never feel demotivated. It is the high time to study and we will make you study. We will help you to study in order to get that rank which you want. All right, so let's start with the topics and with the questions. हमारे पास बहुत से तरह के क्वेश्चंस होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, रिसेंटली जो आस्क्ड क्वेश्चंस हो गए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, दिस एंड दैट। बट नाउ व्हाट वी आर डिस्कसिंग आर दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि पहले हमने उसमें भी सेग्रीगेट किया है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन से हैं और एग्जाम के पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए, हाँ भारी हिंदी शब्द है, एग्जाम के पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए हमने ये पावर हाउस क्लासेस आप सबके लिए लॉन्च किया है, जो कि एवरीडे 8 PM होता है। इसके अंदर हम सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस को कवर करते हैं और आपको डिटेल मैनर में टॉपिक भी समझाते हैं और आपसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। वेरी गुड, आई एम रियली ग्लैड कि आपने अपने लिए एक एम्स चूज किया है। दैट इज वेरी गुड अबाउट यू and you should keep continuing your studies and सुनते रहिए, पढ़ते रहिए और सिखाते रहिए। एक दिन आपका और आपके साथ सभी का जरूर एग्जाम होगा, एक दिन एक रिजल्ट आएगा और आपकी दुनिया बदल जाएगी, है ना। सो दैट्स इट, शैल वी स्टार्ट। तो PYQs, let's start with the PYQs. Yeah, so PYQ here are 1 to 9 from NORCET 1 to 9 के हम previous ईयर क्वेश्चंस पे फोकस करने वाले हैं। ओके,
सो अभी तक आपके क्वेश्चंस कुछ तो कवर हो चुके हैं लास्ट क्लासेस में, एंड वी हैव रीच्ड टू दिस क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज how do you measure the uterine contractions of a pregnant lady who is in a labor? लेबर पढ़ा है हम सब ने, है ना, लेबर की स्टेजेस हैं हमारे पास 1 2 3 and 4, है ना. नाउ इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, वी शुड बी एबल टू, वेन एवर वी आर रीडिंग एनी क्वेश्चन, वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन इन वन गो. हमें पता है कि हमारी इंग्लिश कभी कभी थोड़ी सी टूटी फूटी होती है, बट इट्स ऑल राइट. हमें हमें प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की कि हम उसको फर्स्ट इंस्टेंस में समझ सके. तो इससे हमें क्या समझ आता है कि हम कैसे मेजर करेंगे, नापेंगे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को एक प्रेग्नेंट लेडी के अंदर जो कि किस में है, लेबर में, मतलब उसको पेन स्टार्ट हो चुका है, शी इज इन सम स्टेज ऑफ द लेबर. ऑल राइट. तो फर्स्ट इज ए, दैट इज आस्किंग क्वेश्चन टू द लेडी. क्या हम उसको पूछेंगे आपको कितना पेन हो रहा है. सेकेंड इज बाय यूजिंग द पार्टोग्राफ. व्हाट इज अ पार्टोग्राफ, आर यू अवेयर? क्या होता है पार्टोग्राफ? ये एक ग्राफिकल स्टडी होती है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस की और फीमेल की पूरी बॉडी की, कि उसकी बॉडी के अंदर कौन कौन से चेंजेस हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द वाइटल साइंस अलोंग विद द लेबर. कि लेबर में कॉन्ट्रैक्शन कितना है, कितने टाइम पे हो रहा है, कितने यूनिट्स ऑफ ऑक्सीटोसिन दिया है, एंड व्हाट इज द टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, इज इट माइल्ड, इज इट मॉडरेट, और इज इट अ सीवियर कॉन्ट्रैक्शन. अकॉर्ड शेड करते हैं हम डॉट्स, डैशेस एंड दी कंप्लीट कलर, है ना. तो दैट इज अ पार्टोग्राफ. पार्टोग्राफ की हेल्प से मेजर करेंगे हम या फिर असेस करेंगे बाय प्लेसिंग आवर हैंड ऑन द एब्डोमेन ऑफ द मदर और बाय परफॉर्मिंग द लियोपोल्ड्स मैन्यूवर. क्वेश्चन समझ आ गया आपको कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हमें मेजर करने हैं एक प्रेग्नेंट लेडी के जो लेबर पेन के अंदर है, हम कैसे करेंगे. देखो whenever we talk about, क्या जो फीमेल, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पॉइंट है आपके, आस्किंग क्वेश्चन टू द लेडी. If I am in labor and you ask me what about your contractions, how are you feeling, this and that, तो मैं हाँ चिल्लाने के अलावा तो कुछ और नहीं कर रही होंगी, है ना, कॉमन सेंस. तो is it feasible enough to talk to the patient at the time of labor and getting all your data which whatever you require? No, of course. So this will not be the answer, है ना, because it is a clinical question and you have to be patient oriented, patient centric care देनी है हमें. Next is using a partograph. Partograph is a पिक्टोरियल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. तो हम उससे आइडिया ले सकते हैं कि जो उसको लेबर पेन हो रहा है वो किस टाइप का है, कहाँ तक पहुंचा है, माइल्ड है, टाइप ऑफ लेबर क्या है, एक्सेलरेटेड है या फिर स्टार्ट नहीं हो रहा है या फिर ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है. वी कैन आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द लेबर एंड दी गेट द डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन लाइक द वाइटल्स ऑफ द मदर type and the or units of oxytocin which whatever has given to the mother, IV or IM, etc etc. IV fluids का status पता चल सकता है. All this is what partograph tells us about. ठीक है. Next is by placing a hand on the mother's abdomen. कि मदर के एब्डोमेन के ऊपर हम अपना हैंड रखेंगे और फील करेंगे कि कितने टाइम तक कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है और किस इंटेंसिटी से आ रहा है ना. वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द टाइप कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है, एंड द फीटल हार्ट रेट अलोंग विद दिस. नेक्स्ट है लियोपोल्ड मैनोवर. लियोपोल्ड मैनोवर कम्स इन द ANC एग्जामिनेशन ऑफ द मदर. एंटीनेटल केयर के अंदर जब हम एंटीनेटल एग्जामिनेशन करते हैं मदर का, उसमें हम लियोपोल्ड मैनोवर यूज करते हैं 1 2 3 and 4, 1 2 एंड पॉलीग्रिप एंड दी पेल्विक ग्रिप. वो हम बच्चे की पोजीशन को, लाई को, प्रेजेंटेशन को, एटीट्यूड को, प्रेजेंटिंग पार्ट को, सबको स्टडी करने के लिए हम लियोपोल्ड मैनोवर का यूज करते हैं. ओके. सो ये वाला क्वेश्चन भी क्या हो गया, गलत, क्योंकि अब क्या है, मदर ANC है या लेबर में है, इंटरनेटल पीरियड में है ना. तो लेबर के टाइम पे लियोपोल्ड मैनोवर आर नॉट सक्सेसफुल टू असेस एनीथिंग. ठीक है. एंड द क्वेश्चन इज कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हमें मेजर करना है, तो हम कैसे करेंगे, बाय प्लेसिंग आवर डोमिनेंट हैंड ऑन द मदर्स एब्डोमेन. ओके. सो द राइट आंसर इज C. By placing the hand on the mother's abdomen, we can measure the uterine contractions when the mother is in labor. Very good, Mr. InstaTube RM point dot 07. Good. आपने सही जवाब दिया है, बधाइयाँ. चलो, moving on to the next question. What is the normal CVP? What is CVP?
What is CVP? CVP stands for, what is CVP? Tell me in the comment section. What is the full form? Can anyone write? It is the central venous pressure. RAM. What is RAM? What are you writing? I am asking the, are you CVP? What is a CVP? CVP is a central venous pressure is CVP, or generally normal CVP is considered between 3 to 8. This is something which you have to like remember. Good answer. Okay. Certain books says that it is like 2 to 8, 2 to 6, but the standard CVP which we measure, which is recommended by the guidelines, it is the central venous pressure which is equal to 3 to 8 mm of Hg. So there are no more like doubts in this, I hope. Okay. Next question is, premature destruction of RBCs were seen in which of the following conditions? अब इसमें हमने क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? माई सेल्फ राम. ओके, हाय राम. इतना कॉम्प्लिकेट क्यों किया है फिर तुमने? यू शुड हैव पुट योर नेम एज राम ऑन दिस. 0.70, सॉरी 0.07. ऑल राइट, चलो. गुड टू सी यू राम हियर. कीप स्टडिंग. So the premature destruction of RBCs were seen in which of the following conditions? कि ये जो 4 कंडीशन हमें दी गई हैं, सिकल सेल अनीमिया, G6PD डेफिशिएंसी एंड सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमेटस एंड गुलिन-बेरे सिंड्रोम, इन सब में से कौन से ऐसे कंडीशंस हैं जिसके अंदर प्रीमेच्योर आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन होता है? अब देखो, whenever we talk about सिकल सेल अनीमिया, ये क्या होता है? जो आपके आरबीसीज का जो शेप होता है दैट इज कौन सा होता है? सिकल सेल्ड होता है. इट इज सिकल शेप होता है. और ये कैसा डिसऑर्डर होता है? इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है, जिसके अंदर क्या होता है? प्रीमेच्योर डिस्ट्रक्शन होता है आरबीसीज का. ठीक है. ड्यू टू दिस एबनॉर्मल सिकल शेप, आरबीसीज आर प्रोन फॉर अर्ली or we can say premature destruction. Premature destruction. Ignore the handwriting a little. Okay, I'll try to be more clean. ठीक है. तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा ये वाला करेक्ट हो गया. सेकंड है आपका G6PD डेफिशिएंसी. ये क्या है? ये एक एंजाइमेटिक डिफेक्ट है जिसके अंदर एक पर्टिकुलर एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की प्रेजेंस के चलते प्रीमेच्योर डिस्ट्रक्शन होने लग जाता है आरबीसीज का, जिसकी वजह से G6PD डेफिशिएंसी भी किसको प्रमोट कर रही है? प्रीमेच्योर डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज को प्रमोट कर रही है. इसके अंदर भी होता है. सेकंड है आपका सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटस. इसके अंदर क्या होता है? प्रीमेच्योर डिस्ट्रक्शन होता है ड्यू टू द एक्सपोजर ऑफ सर्टेन ड्रग्स, फूड और सम एटसेट्रा. ठीक है. और इम्यून मीडिएटेड ये एक प्रॉब्लम होता है. दिस इज अ इम्यून मीडिएटेड डिसऑर्डर. ए इज राइट, बट उस क्वेश्चन में आपको और विच ऑफ द फॉलोइंग है, इसके ऑप्शंस आर नॉट गिवन क्लियरली. there is this a problem with this question, but yes, we have to identify every this disorder clearly so that कि हम उसको लिस्ट कर पाएं और हम ये भी आइडेंटिफाई कर पाएं whether the question is right or not, and we have to answer very smartly. है ना. सिकल इम्यून मीडिएटेड डिसऑर्डर हो गया, जिसके अंदर क्या होता है? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है. Oxidative stress which leads to premature destruction.
ऑल राइट, प्रीमेच्योर। एंड लास्ट इज द गुलन-बेरे सिंड्रोम। गुलन-बेरे सिंड्रोम के बारे में हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, जिसने न्यूरो अच्छे से पढ़ा होगा उसको गुलन-बेरे सिंड्रोम अच्छे से पता होगा। इट इज अबाउट कि it is a neurological condition जिसके अंदर पेशेंट को असेंडिंग पैरालिसिस होता है, विच इज नॉट लिंक्ड टू आरबीसीज। तो इसके अंदर प्री मेच्योर डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज वर सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस, किस किस में देखा गया है। सो द आंसर इज ए, बी एंड सी। तो जो आपके ऑप्शंस इसमें आपको मिलते हैं वो हो सकते थे जो आपको ऑप्शंस मिल सकते थे वो हो सकते थे ए बी सी, बी ए डी, सी डी एंड ए, या फिर ऑल ऑफ द अबव, है ना। तो हमारा आंसर क्या होता है इसमें, सिंस सिकल सेल अनीमिया, G6PD डेफिशिएंसी, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथमेटस, तीनों ही क्या है, आरबीसी डिस्ट्रक्शन होता है। सो द आंसर इज ए, बी एंड सी। ऑल राइट, आई होप देयर आर नो डाउट्स विद दिस। ए एंड बी, राम, ए बी एंड सी तीनों है इसके ऑप्शन में। ओके okay, moving on to the next question. The nurse would be concerned if a client exhibited which of the following symptoms during her postpartum stay. अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है कि जो डिलीवरी है वो मदर की हो चुकी है, डिलीवरी हैज बीन डन एंड द पोस्टपार्टम बोला ना, डिलीवरी के बाद की स्टेज को ही हम पोस्टपार्टम बोलते हैं। एंटीपार्टम, इंट्रापार्टम एंड पोस्टपार्टम, 3 स्टेजेस हैं रिप्रोडक्टिव लाइफ के अंदर व्हेनेवर द फीमेल गेट्स प्रेग्नेंट। तो पोस्टपार्टम स्टेज है, इसका मतलब कि बच्चा डिलीवर हो चुका है। तो नर्स को किस चीज के लिए कंसर्न शो करना चाहिए इन चारों में से, किस चीज के लिए नर्स को कंसर्न शो करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन इज व्हेन द पल्स रेट of 50 to 70 beats per minute by her third postpartum day. Second is diuresis by her second or third postpartum day. ऐसा तो होता ही है, this is a normal finding, है ना। What do you say? Vaginal discharge or rubra serosa or alba. Rubra serosa, then arubra. There is some fault in this, I think. तो या फिर किसी भी टाइप का वेजाइनल डिस्चार्ज को वो इंडिकेट कर रहा है ना। एंड नेक्स्ट इज डायफोरेसिस बाय हर थर्ड पोस्टपार्टम डे। डायफोरेसिस भी मदर्स को क्या होता है। तो टिपिकली मदर्स को क्या होता है, जब पोस्टपार्टम पीरियड के बाद में मदर्स के अंदर बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आते हैं कि शॉर्टली आफ्टर द टाइम ऑफ द डिलीवरी mother is tired, so mostly due to that tiredness mothers feels a less of the pulse rate is a little on the lesser side which we call bradycardia, है ना, ब्रेडिकार्डिया साइड होता है। लेकिन जब मदर आफ्टर द डिलीवरी क्या होता है, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेसेस होते हैं और जो ब्लड वॉल्यूम होता है मदर की बॉडी के अंदर वो चेंज होता है, बिकॉज देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ डिस्चार्जेस एंड ब्लड लॉस विच द मदर इज गोइंग थ्रू। तो 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास यहाँ पे। पहला कौन सा है, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस, एंड another one is the blood volume, change in blood volume। ठीक है, ये दोनों ही पॉइंट्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं कि मदर का जो पल्स रेट होगा वो डिफर कर सकता है बाय द थर्ड पोस्टपार्टम डे। ओके, सो अकॉर्डिंग टू अस द आंसर इज द पल्स रेट विच इज 50 to 70 bpm बाय हर थर्ड पोस्टपार्टम डे, क्योंकि फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस और चेंज इन ब्लड वॉल्यूम की वजह से जो पल्स रेट है इट शुड इंक्रीज, इट शुड बी एट द
in higher side, but since it is in the lower side, it means it is indicating a sort of concern which should be taken care of. Okay, moving on to the next question. MgSO4 magnesium sulfate blood levels are monitored and the nurse should be prepared to administer following antidote MgSO4 side effects or toxicity. Good question. Very nice question it is. इस ये आपको क्लिनिकली पूछ लिया है इस क्वेश्चन को, बट इस क्वेश्चन का सीधा सीधा मतलब क्या है कि MgSO4 का एंटीडोट क्या है। तो MgSO4 का एंटीडोट क्या है? कैल्शियम ग्लूकोनेट। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A mother brings her 3-year-old child who is unconscious but breathing to emergency room with an apparent drug overdose। ठीक है, 3 साल का बच्चा है, अनकॉन्शियस आया है, अनकॉन्शियस है, मरा नहीं, अनकॉन्शियस मतलब बेहोश है, 3 साल का बच्चा है छोटा, सांस ले रहा है, इमरजेंसी रूम में उसकी मम्मी उसको लेकर आई है और अपेरेंटली मदर कंप्लेंट कर रही है किसी न किसी, उसने शायद बच्चा है छोटा तो कोई गोली खा ली है ना, ऐसा एक केस है। सॉरी। सो मदर ने पाया एक एम्प्टी बॉटल ऑफ एस्पिरिन नेक्स्ट टू द चाइल्ड इन द बाथरूम। बच्चा एस्पिरिन की बॉटल लेके बाथरूम में जा रहा है और एस्पिरिन खा ले रहा है और वहां पे बेहोश हो जा रहा है। तो विच नर्सिंग एक्शन आर दी मोस्ट अप्रोप्रिएट? तो अगर आप उस बच्चे की इमरजेंसी रूम की नर्स हैं या के नर्स हैं, यू कैन बी मेल नर्स और अ फीमेल नर्स, तो आपकी क्या जिम्मेदारी रहेगी उस समय पे? आप क्या करेंगे? पहला है पुट एन एनजी ट्यूब एंड लवेज द चाइल्ड स्टमक। सेकंड है मॉनिटर मस्कुलर स्टेटस। ओके। थर्ड है टीच मदर पॉइजन प्रिवेंशन टेक्निक्स। ये तो हम बाद में करेंगे ना, हेल्थ एजुकेशन का पार्ट है, ये तो पहले ही कैंसिल हो गया। प्लेस चाइल्ड ऑन द रेस्पिरेटरी असिस्टेंस। तो सबसे पहले हम जब भी पेशेंट हमारे पास इमरजेंसी में आता है, पेशेंट बेहोश है और वो ब्रीद कर रहा है पर एपरेंटली ड्रग ओवरडोज उसको हो चुका है ना, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? सबसे पहले क्या होगा? एयरवे को मेंटेन करना। अनकॉन्शियस है बच्चा लेकिन सांस ले रहा है ना, हम सबसे पहले चेक करेंगे उसके वाइटल साइंस, बिकॉज इस स्टेटमेंट में क्या दिया गया है हमें कि दैट द चाइल्ड इज ब्रीदिंग। यस, एनी वोट्स? muscular status is the another thing, this is also will not be our option। तो either you will put an NG tube या फिर आप क्या करोगे? रेस्पिरेटरी असिस्टेंस दोगे उसको। आप बताइए, जनता जनता जवाब चाहती है, आप क्या करेंगे? What will you do with for such a child? Okay. Any answers or not? Okay. सबसे पहले हम, क्योंकि बच्चा अनकॉन्शियस है लेकिन जिस स्टेज में वो आया है वो ब्रीदिंग स्टेज है, बट स्टिल वी विल मॉनिटर द वाइटल साइंस एंड गो फॉर द एयरवे असिस्टेंट इन द फर्स्ट प्लेस। अगर मैं उसको पहले एनजी डाल दूं और उसका लवाज कर रही हूँ और उसके बीच में अगर बच्चा ब्रीद नहीं कर पा रहा है या फिर उसका एयरवे चोक हो जा रहा है या फिर देर आर सो मेनी मेटाबॉलिक acidosis, so much of metabolic acidosis taking place in the child body which may lead to certain death which may be fatal to the baby. So in that case what we will do, we will go for a respiratory assistance। Moving on to the next question। Sulfasalazine may be ordered for a client who has ulcerative colitis। क्या है पेशेंट को? अल्सरेटिव कोलाइटिस है। and which of the following nursing implication for this drug? कौन, अगर पेशेंट को ये ड्रग चल रहा है तो हमें कौन सी चीज, किस सबसे इम्पोर्टेंटली किस चीज का ध्यान रखना चाहिए? फर्स्ट इज लिमिट फ्लूइड्स टू 500 ml पर डे। सेकंड इज एडमिनिस्टर, इसको दवाई को हमें 2 घंटे पहले देना है खाने से। ऑब्जर्व करना है स्क्रीन रैश और डायरिया को, या फिर मॉनिटर करना है हमें पेशेंट के ब्लड प्रेशर और पल्स को।
क्या हो सकता है बताइए? एनी कमेंट्स, एनी आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन? लिमिटिंग फ्लूइड करने का कोई फायदा नहीं है. इट इज अ नॉर्म drug which helps the patient to heal. So there is no need to limit the fluid unless and until the patient is having any renal disorder associated with ulcerative colitis. Otherwise it is not important. Second is administered 2 hours before meals. No, it should be administered after meals. Third is monitor BP and pulse. हमें इसमें स्ट्रिक्टली बीपी और पल्स मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं रहती है, बट हम नॉर्मल जो आपने टीपीआर चार्टिंग करते हैं वो हम करते रहेंगे. येस, सिंस वी आर गिविंग this medicine we should always go for checking the skin rashes and the diarrhea. Okay, moving on to the next question. Next question is, a female in labor room with cord prolapse should be given which of the following position? फीमेल को क्या है, कॉर्ड प्रोलैप्स है, तो आप फीमेल को कौन सी पोजीशन दोगे? कॉर्ड प्रोलैप्स के अंदर क्या होता है, जो मदर की जो बॉडी होती है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द पेशेंट, फॉर एन एग्जाम्पल दिस इज द uterus of the mother. This is the uterus, this is the placenta and this is the baby. और ये जो कॉर्ड है, जिसे कॉर्ड प्रोलैप्स मोस्टली किस केसेस के अंदर होता है? मोस्टली होता है वो जब लॉन्ग कॉर्ड होती है बेबी की, तब होता है कॉर्ड प्रोलैप्स. नाउ दिस कॉर्ड was there in the inside the uterus, but it is sort of coming out of the cervix. It is visible. तो कॉर्ड प्रोलैप्स हो गया है. दिस इज कमिंग आउट ऑफ द मेटर्नल बॉडी. विच पोजिशन विल यू गिव टू दिस वुमेन? फर्स्ट इज सेमी फाउलर्स, क्या आप उसको 45 डिग्रीज के एंगल पे बैठा दोगे? सेकेंड इज प्रोन, उल्टा लेटा देना, उल्टा लेटा देंगे. थर्ड इज लिथोटमी. It is a position in which the female lies straight but her head thighs are elevated at 45 degrees of the angle with the help of the lithotomy support, positioning support. And fourth is the knee chest position, wherein the knees are touching the chest of the mother. Which according to you will be the perfect position which should be given to the मदर? सेमी फाउलर्स नहीं दे सकते, बिकॉज इस कंडीशन में क्या आएगा, पूरा प्रेशर जो आएगा वो कॉर्ड के ऊपर आएगा, और कॉर्ड क्या कर रहा है, ब्लड सर्कुलेशन करा रहा है फीटस को, तो हम उसको प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं. ओके, तो सेमी फाउलर हम नहीं देंगे. सेकेंड है प्रोन, उल्टा नहीं लेटा सकते हैं हम प्रेग्नेंट मदर को, नो वेज. लिथोटमी कैन बी रिकमेंडेड, but if we are doing any procedure there is no point of exposing the cord to the external environment somehow. Third is the knee chest position. Knee chest position can be given in such a manner that the female is lying and then her knees are towards the chest, so that it is easy for the examination also, and it relieves the pressure over the cord also. तो हम लेफ्ट लेटरल विद द हेड डाउन एंड पिलो अंडर हर हिप करके हम उसको नी चेस्ट पोजीशन दे सकते हैं, विच इज मच सेफर देन द प्रोन, लिथोटमी और अ semi-fowler's position. So we'll go with the knee chest position. All right. Moving on to the next topic. Question. What is the normal neonatal heart rate? Neonate का normal heart rate कितना होता है? What is the normal heart rate? It is 120 to 160 beats per minute. Moving on to the next question. Dichotic notch of the arterial waveform indicates, क्या indicate करता है? Increased resistance to blood flow, sudden fall in the blood pressure, opening of the aortic valve,
or the closure of the aortic valve. This is something which you have to like remind in your mind consistently, and the answer is closure of the aortic valve. aortic valve को क्लोज करने के टाइम में आर्टीरियल वेव फॉर्म जो है वो डायकोटिक नॉच को शो करता है ईसीजी के ऊपर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज yes, which of the following changes in blood readings should be of the greatest concern to the nurse when assessing a prenatal client. Prenatal client है तो इनमें से कौन सी रीडिंग जो है नर्स के लिए कंसर्न की का मुद्दा है. if the these are the blood pressure readings of the patient, तो इसमें सबसे ज्यादा कंसर्न का मुद्दा क्या है. If the BP of the patient is 130 to 88 by 144 over 92, 136 by 90 to 148 over 100, 150 to 96, and C, because these are the most highest reading among all of them, which may lead the patient to be a case of preeclampsia and eclampsia. So it is harmful for the mother and the baby as well. Second question is, the nurse would assess the client's correct understanding of fertility awareness methods that enhances contraception if the client started in the nurse को assess करना है कि client की fertility awareness सबसे अच्छी कौन से वाले मेथड के लिए है. जबकि जब क्लाइंट क्या स्टेट करेगा तो आपको समझना है पेशेंट को. फर्स्ट अगर क्लाइंट स्टेट करे that my sexual partner and I have intercourse when my cervical mucosa is thick and cloudy. Second, at ovulation, my basal body temperature should rise above 0.5 degrees Fahrenheit. I should douche immediately after the intercourse. My sexual partner and I should have sexual intercourse on day 14 of my cycle regardless of the length of the cycle. So last तो बिल्कुल ही गलत है ना. I should douche. There is no use of douching immediately after the intercourse. It is not required. When the female is having thick cervical mucosa which is cloudy, it may indicate infection also. If it is cloudy and curdy, so it is not. It is the incorrect option. And the right answer is at ovulation, my basal body temperature rise above 0.5 Fahrenheit. It means that the female understand that she is undergoing ovulation and she is in the phases of menstruation and she may have her periods sooner or later. Moving on to the next question. In evaluating the laboratory results of the client with severe pressure ulcers, patient को क्या है, severe pressure ulcers है. Pressure ulcer mean जो आप bed sore बोलते हो, bed sore या फिर क्या बोलते हो, decubitus ulcer, bitus ulcer. हॉस्पिटल्स में इसको हापू भी बोलते हैं, हापू, हापी, कापू, कापी, सुना है ना. तो प्रेशर अल्सर के काफी सारे आएगा. हापी, हापू is hospital acquired pressure ulcer and happy is hospital acquired pressure injury. Pressure ulcer and pressure injury are both different. Please don't get confused and study pressure ulcers very seriously, and it is an important topic which may come in your exam in fundamentals of nursing. Next is कापू, that is community acquired pressure ulcer and community acquired pressure injury. ठीक है. इवेल्युएट करना है हमें लेबोरेटरी रिजल्ट्स एक क्लाइंट का जिसको सीवियर प्रेशर अल्सर्स है, मतलब ग्रेड 4 हो सकता है. The nurse finds that her albumin level is low. The decrease in serum albumin will contribute to the formation of pressure ulcer because क्यों. अब इसका सीधा सीधा आंसर है, theoretical question है, घुमा के पूछा है. So you should answer it very smartly and the answer should be, let's find it out. First is the protein needed for tissue repair are diminished. Okay. The iron stores needed for tissue repair are inadequate.
Decreased serum albumin level indicates kidney disease. Yes, it indicates a kidney disease. Nephrotic syndrome में होता है ना, albumin levels decrease हो जाते हैं. A decreased serum albumin causes fluid movement into the blood vessels, causing dehydration. डिक्रीज एल्ब्यूमिन जो होता है वो फ्लूइड मोमेंट को ब्लड वेसल्स में मूव कराता है एंड कॉज करता है डिहाइड्रेशन. तो इसका आंसर हम क्या, आयरन स्टोर्स जो आयरन को उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा है एल्ब्यूमिन इस केस के अंदर. सो दिस विल नॉट बी योर आंसर. Decreased serum albumin levels indicates a kidney disease, but kidney diseases does not necessarily leads to pressure ulcers. So this will not also not be an answer. A decreased serum albumin causes fluid movement into the blood vessels, causing dehydration. हाँ, dehydration हो सकता है पेशेंट को, but keeping in mind कि dehydration cause उतना ज़्यादा नहीं होता है प्रेशर अल्सर का जितना ज़्यादा हमारा मॉइस्चर होता है. मॉइस्चर, शेयर एंड फ्रिक्शन, न्यूट्रिशन, जो हम ब्रेड एंड स्केल के अंदर जो पॉइंट्स दिखते हैं उसमें अगर द सिचुएशन ऑफ द पेशेंट या पेशेंट सराउंडिंग और द पेशेंट, अगर पेशेंट को इनकॉन्टिनेंस है या फिर डायफोरेसिस है, एक्सट्रीम डायफोरेसिस है, तो उस केस में पेशेंट इज मोर प्रोन टू this pressure ulcer rather than being dehydrated because moisture promotes the skin injuries, है ना. इसीलिए भी जब भी हम नहाते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, ड्राई करते हैं. पेशेंट को भी जब हम बेड बाथ देते हैं तो वेट मॉइस्ट बाथ देने के बाद हम उसको एक ड्राई टैपिंग भी करते हैं सो दैट देयर इज नो मॉइस्चर ट्रैप बिकॉज इट विल लीड टू प्रेशर अल्सर फॉर श्योर. बिकॉज पेशेंट, if the patient is bedridden or something, the patient may go into a stage of pressure injury which may lead to pressure ulcer. All right, so the proteins needed for the tissue repair are diminished. That is why जिस पेशेंट के अंदर एल्ब्यूमिन कम होता है उसको प्रोटीन्स की जरूरत ज्यादा होती है क्योंकि टिश्यू रिपेयर के लिए जो प्रोटीन चाहिए वो डिमिनिश हो जाता है. सो आंसर विल बी ए. All right, moving on to the next question. A client is being discharged on warfarin, Coumadin, an oral anticoagulant. The nurse instructs him about using this drug. Nurse ने instruction दे दिया. Which following responses by the client indicates the need for further teaching? Client क्या बोले इन statements दी गई हैं. अगर हमारा client इनमें से कोई भी एक बात बोलेगा तो हमें क्या करना है, client को और भी ज़्यादा teaching की ज़रूरत है. First is I should shave my electric razor while on Coumadin. I will inform my dentist that I am on an anticoagulant therapy, therefore receiving dental work. I will continue with my usual dosage of aspirin for my arthritis when I return home. I will wear an ID bracelet stating them and I am. This is the right thing. पेशेंट सही कह रहा है कि मैं एक आईडी बैंड पहन लूंगा ताकि पता चल जाए कि मैं एंटीप्लेटलेटिक्स पे हूँ, एस्पिरिन ले रहा हूँ. Second is I will continue with my usual dosage of for my arthritis when I return home. Patient has to continue the usual dosage of aspirin whether he is having secondary diagnosis, because if he has visited the doctor has prescribed a particular amount of medicine to him. With arthritis or without arthritis, that particular medicine has to be taken for the patient to the patient. I will inform my dentist that I am on anticoagulant therapy before receiving any dental work. Since our teeth have so much of nerve endings and there is a risk of continuous bleeding and the patient is already on anticoagulants, so antiplateletics, so the patient should be very cautious about the dental work. Yes, he should inform the doctor. फर्स्ट इज, ठीक है, इन्फॉर्म करना चाहिए उसको. I should shave with my electric razor while on Coumadin. Yes.
The patient should be very cautious about using the electric razor. What do you think of what should be the answer of this question? Mr. Ram, are you still there with us? Mr. Dinesh, are you still there? Write on the comment section what according to you will be the answer for this question. I think all of these are right. There is, I will cross check this question and get back with this same question, and we will discuss it again together in our next class. All right. For now, moving on to the, according to me, the patient should not take any over the counter drugs. OTCs नहीं लेना चाहिए when the patient is on antiplateletics. They should be in the option, but since it's not, we will keep the question our secret and discuss it later. While giving CPR, what is the correct hand placement? Above the chest, below, above the nipples, just below the nipple, lower half of the sternum. Okay. जब हम CPR दे रहे हैं तो कहाँ पे आप हैंड्स आपको प्लेस करना है? अबव द चेस्ट, चेस्ट के ऊपर रखेंगे. Above the nipples, no. Above the chest, no. Just below the nipples, no. Lower half of the sternum, this is right. At the lower half of the sternum, just below the nipple line. This is the significant position which should, this is the significant position of hand placement which should be given when we are giving CPR to the patient. All right. So yes. Oh, all right. So we have done certain questions today in today's session, and it was really nice interacting with all of you. ओके, आई होप आप सबको आज के क्वेश्चंस में कोई डाउट नहीं होगा, और अगर आपको डाउट है तो आप नर्सिंग बूस्टर का ऐप जो कि आपको सामने दिख रहा है, इसमें आप जाके और अपने क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं, और एल्स आप कमेंट सेक्शन में भी अपने क्वेश्चंस को पुट अप कर सकते हैं. सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एंड वी विल कीप टीचिंग यू, कीप मोटिवेटिंग यू, और कोशिश करते रहिए, तभी आपकी हार नहीं होगी. ऑलराइट, so let's wrap up the session for today and see you tomorrow at same time 8 p.m. daily for the PYQs. Yes, which are the most important, and we will definitely discuss our question tomorrow. Okay, chaliye. All right, stay tuned. Bye bye. Take care. Good night.